हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा चैनल जो आप लोग को बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। इस चैनल में आपको बिल्कुल फ्री सॉल्यूशन वीडियो मिलता है, चाहे वो आपका एनसीईआरटी बुक हो या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो या किसी भी फेमस ऑथर की आप बुक ले लो, उसका फ्री सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब ये वो चैनल है जहां पर आपको बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट और एक्सपीरियंस टीचर के साथ देखने को मिलता है। चले तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे वेव ऑप्टिक्स का क्विक रिवीजन एग्जाम्पलर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैंने क्या किया है, इस वेव ऑप्टिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इसके क्विक रिवीजन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, पहला होगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव, दूसरा होगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव और तीसरा होगा पोलराइजेशन। तो इस 3 पार्ट में हम इसको क्विकली रिवाइज करेंगे। इज इट क्लियर? चलें तो आज देखते हैं अपन इसका पार्ट 1 दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। लेकिन वो शुरू करने से पहले अपन थोड़े से इंट्रोडक्शन ले लेते हैं वेव थ्योरी को लेके। ठीक है, चलें मेरी बात को सुनना ध्यान से आप लोग। यहां पर अभी जो आपके सामने टॉपिक दिख रहा है वेव फ्रंट, अभी हम इसको शुरू करते हैं थोड़ी देर के बाद। पहले मेरी बात को सुने ध्यान से। आपको यह पता होगा कि लाइट का एक वेव नेचर भी होता है। हम कहते हैं कि जो लाइट है वो ट्रैवल करता है किसी मीडियम में इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव आप लोग जानते होंगे, जिसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ बनता है कि नहीं? तो लाइट जो मीडियम में ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव। इज इट क्लियर? ठीक है, अब अगर मुझे इसकी वेव थ्योरी समझानी है तो यहां पर हाइगन जी ने एक प्रिंसिपल दिया था, अपना स्टेटमेंट दिया था, लेकिन उनके स्टेटमेंट को समझने से पहले एक टर्म बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, दैट इज वेव फ्रंट। क्या होता है ये वेव फ्रंट? अक्सर बच्चों को इसमें दिक्कत होती है कि ये है क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो मेरी बात को सुनना ध्यान से। व्हाट इज एक्चुअली वेव फ्रंट? वेव फ्रंट बेसिकली लोकस होता है ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। ठीक है, तो एकदम से डेफिनेशन बोलूंगा तो आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, मेरी बात को सुनना ध्यान से। देखो मैंने क्या बोला, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। मतलब जितने भी पार्टिकल्स एक फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं उनका जो लोकस होगा उसे हम कहते हैं वेव फ्रंट। लोकस का मतलब होता है पाथ। ठीक है, तो वो पार्टिकल्स जो एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, उनके पाथ को जब तुम ज्वाइन करोगे तो एक सरफेस मिलेगा, उस सरफेस को हम कहते हैं वेव फ्रंट। इज इट क्लियर? या इसका और सिंपल तरीके से मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा आपसे, wavefront is a surface, wavefront is a surface at which all particles vibrating in a same phase। मान लो ये आपका एक सरफेस है, ये मान लो एक सरफेस है, इस सरफेस पे जितने पार्टिकल्स हैं सब एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। अब एक ही फेज में वाइब्रेट करने का मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से। देखो मान लो यहां पर 2 पार्टिकल्स हैं इस सरफेस पे, तो वो दोनों पार्टिकल्स एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे आ रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन दोनों का फेज सेम है, मतलब वो एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे आएंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? मतलब वेव फ्रंट एक ऐसा सरफेस होता है, एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस होता है जहां पर सारे पार्टिकल्स एक ही फेज में वाइब्रेट करते हैं। ऐसा होता क्यों है, मेरी बात को सुनना ध्यान से। देखो आपको यह तो पता होगा, 11th में पढ़ा होगा आपने कि वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, है कि नहीं? तो मेरी बात को सुनना ध्यान से। जैसे यहां पर देखो, मान लो ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, अब देखो तुम बताओ, यहां पर ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने, एक पॉइंट ये ले लिया मैंने। तुम ये बताओ जितने टाइम में लाइट यहां से यहां तक पहुंची है उतने ही टाइम में लाइट यहां से यहां तक पहुंचेगी।
तो पॉइंट P और ये पॉइंट Q में माना, ठीक है। तो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, पॉइंट P पे और पॉइंट Q पे लाइट एक साथ पहुंची है ना, ठीक है, मतलब एक साथ डिस्टरबेंस पहुंची है भाई, लाइट पहुंची है मतलब वेव पहुंची है वहां पर, मतलब डिस्टरबेंस पहुंची है वहां पर। तो आप बताओ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो पार्टिकल्स होंगे उनके पास एक साथ डिस्टरबेंस आई है उनके पास, तो यहां के पार्टिकल्स और यहां के पार्टिकल्स एक ही फेज में वाइब्रेट करना शुरू करेंगे ना, है कि नहीं। तुम बताओ ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, यहां पर भी सेम टाइम में लाइट पहुंची होगी, इज इट क्लियर। यहां पर भी सेम पॉइंट सेम टाइम पे लाइट पहुंची होगी। तो ये मान लो R, ये मान लो S। तो आप बताओ पॉइंट P, पॉइंट R, पॉइंट S, पॉइंट Q, इन चारों पॉइंट्स पे लाइट एक साथ पहुंची होगी, मतलब एक साथ डिस्टरबेंस पहुंची होगी। तो यहां के पार्टिकल्स एक ही फेज में वाइब्रेट करना शुरू करेंगे ना, मतलब एक साथ वो वाइब्रेशन करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इनको अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो ये जो आपको सरफेस दिख रहा है, इस सरफेस पे लाइट एक साथ पहुंची है कि नहीं, मतलब इस सरफेस पे जितने पार्टिकल्स होंगे वो एक ही फेज में वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सरफेस को कहते हैं वेव फ्रंट, इसे कहते हैं वेव फ्रंट, है कि नहीं। आप देखो यहां पर ध्यान से, मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, ये देखो फॉर पॉइंट सोर्स, ये मैंने एक पॉइंट सोर्स ही लिया था जो यहां पर भी डिस्प्ले है, देखो। आप बताओ ये है आपका पॉइंट सोर्स, अब बताओ इस पॉइंट सोर्स से लाइट चारों तरफ निकलेगी, है कि नहीं। तो तुम बताओ ये जो आपको सरफेस दिख रहा है, दिस इज स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। आप बताओ इस सरफेस पे लाइट एक साथ पहुंची है ना, सरफेस के सारे पॉइंट्स पे लाइट एक साथ पहुंची है, मतलब जो भी पार्टिकल्स इन सरफेस पे लाई करेंगे वो एक ही साथ वाइब्रेट होंगे, है कि नहीं, एक ही फेज में वाइब्रेट होंगे। तो इसे मैंने क्या बोला, वेव फ्रंट। तो पॉइंट सोर्स के लिए आपका जो वेव फ्रंट होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां पर डिस्टरबेंस किसी पर्टिकुलर स्फेरिकल सरफेस पे डिस्टरबेंस एक साथ पहुंचती है, इसीलिए वहां के पार्टिकल्स एक साथ वाइब्रेट होते हैं, है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आपका हो सकता है यहां पर। आप बताओ ये भी आपका होगा वेव फ्रंट, यहां पर भी लाइट एक साथ पहुंचेगी, देखो, है कि नहीं, मतलब ये भी आपका होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो किसी भी पर्टिकुलर सोर्स का बहुत सारा हो सकता है वेव फ्रंट, इज इट क्लियर, ठीक है। चलें, तो वेव फ्रंट समझ में आया क्या कहानी होती है। इट इज इमेजिनरी सरफेस एट विच ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, ठीक है। और मैंने यहां पर वेव फ्रंट आपको दिखाया फॉर पॉइंट सोर्स। अब देखो अगर मान लो आपके पास लाइन सोर्स है, ठीक है, लाइन सोर्स ऑफ लाइट है, तो उसका वेव फ्रंट कैसा होना चाहिए, देखो ध्यान से, ये देखें फॉर लाइन सोर्स, मतलब यहां पर ये है आपका सोर्स ऑफ लाइट, लाइन शेप में है। अब बताओ ये लाइन सोर्स है अगर मान लो, तो यहां से लाइट चारों तरफ निकलेगी, चारों तरफ निकलेगी। तो आप बताओ कैसा सरफेस इमेजिन करना चाहिए जहां पर लाइट एक साथ पहुंचे, तो तुम खुद ही बोलोगे सर सिलेंड्रिकल होना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने उसके चारों तरफ सिलेंड्रिकल शेप एज्यूम कर लिया, सिलेंड्रिकल सरफेस एज्यूम कर लिया मैंने, ठीक है, तो वहां के सारे पार्टिकल्स एक साथ वाइब्रेट करेंगे, मतलब वो सिलेंड्रिकल सरफेस क्या हो जाएगा, वेव फ्रंट। तो यहां देखो यहां पर वाइब्रेशन पहुंच रही है, देखो इस सरफेस पे एक जैसे एक साथ, यहां देखो एक साथ पहुंच रही है, तो ये हो जाएगा आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इज इट क्लियर, ठीक है। चलें
अब ये आपकी कहानी क्लियर हुई। तो ये था आपका लाइन सोर्स के लिए। अब अगर मान लो कोई अगर सोर्स बहुत दूर है, फॉर डिस्टेंट सोर्स, अब मेरी बात को सुनना, अगर कोई सोर्स बहुत दूर है, ठीक है, तो वहां से रेस कैसी आएंगी? पैरेलल आएंगी, ठीक है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी, ये आपको पता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर देखो, ये ऐसे यहां पर बना हुआ है, लेकिन यहां पर आप देख लो, ये ऐसे आ रही है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है। अब मुझे यहां पर वेव फ्रंट बनाना है, देखते हैं क्या शेप होना चाहिए। आप बताओ यहां पर मुझे कैसा शेप एज्यूम करना चाहिए ताकि वहां पर एक साथ डिस्टरबेंस पहुंचे? तो मैं यहां पर एक प्लेन इमेजिन कर लूंगा, दिख रहा है? इस प्लेन पे आपकी जो रेज ऑफ लाइट है, जो लाइट वेव है, वो एक साथ पहुंची है ना, है कि नहीं? तो आप बताओ इस सरफेस पे सारे पार्टिकल्स एक ही फेज में वाइब्रेट करेंगे, है कि नहीं? आप देखो यहां पर भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा और आगे का वेव फ्रंट हो गया, इज इट क्लियर? मतलब यहां पर वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेन वेव फ्रंट होगा, प्लेन वेव फ्रंट, इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्लेन वेव फ्रंट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यही यहां पर बना हुआ है, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, यहां पर आपने वेव फ्रंट ऐसा एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अगर पॉइंट सोर्स, अगर आपका सोर्स बहुत दूर है, तो उस केस में आपका वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें, तो ये कहानी थी आपकी वेव फ्रंट की। नाउ अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। जो आप लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा है ना, ठीक है, उसको मैं बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, है कि नहीं? लेकिन उसके पहले अपन एक टर्म देखते हैं, एक प्रिंसिपल देखते हैं, दैट इज हाइगन प्रिंसिपल, ठीक है। चलो देखते हैं हाइगन प्रिंसिपल। मतलब हाइगन जी ने एक अपना स्टेटमेंट दिया था, दो स्टेटमेंट दिए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है, आगे इसका यूज देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब मेरी बात को सुनते जाना ध्यान से। पहला स्टेटमेंट क्या बोला कि किसी भी वेव फ्रंट पे, है ना, कोई भी वेव फ्रंट हो, उसका हर पॉइंट, वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो हर पॉइंट बिहेव करेगा एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। मेरी बात को सुनना ध्यान से, स्टेटमेंट को एक बार पढ़ते हैं, आओ। Every point on the given wavefront, called as primary wavefront, act as a fresh source of new disturbance called as secondary wavelets, which travel in all direction with the velocity of light in the medium. सुनना ध्यान से, समझाता हूं मैं आपको। वो ये बोल रहा है कि वेवफ्रंट का हर पॉइंट, किसी भी गिवन वेवफ्रंट का हर पॉइंट बिहेव करेगा एज अ फ्रेश न्यू सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, ठीक है। किसी भी वेव फ्रंट का हर पॉइंट बिहेव करेगा एज अ न्यू सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, है ना। और वो जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेगा, मतलब वो पॉइंट जो डिस्टर्बेंस, जो वेव प्रोड्यूस करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। जैसे यहां देखो, वैसे यहां डायग्राम बना हुआ है, लेकिन यहां देख लो, अगर मान लो ये आपका वेव फ्रंट है, तो इसका हर पॉइंट बिहेव करेगा एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। मतलब यहां से भी लाइट वेव एमिट होंगी, ऐसा मानना होगा आपको, ठीक है कि नहीं है? और यहां से जो नया वेव क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी वेवलेट्स, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी वेवलेट्स। और वो न्यू डिस्टर्बेंस ट्रैवल करेगा इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब ये जो आपका वेव फ्रंट है, ये इस वाले सोर्स का है मान लो, तो इसका हर पॉइंट भी एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा। मतलब ये अपना खुद का वेव क्रिएट करेगा, ठीक है कि नहीं है?
तो जो खुद का वेव क्रिएट कर रहा है ये पॉइंट्स, उसे हम कहेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। और वो वेव ट्रैवल करेगा इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब यहां से भी इसका खुद का अपना वेव फ्रंट होगा, इसका खुद का अपना वेव फ्रंट होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो ये था इसका प्रिंसिपल का पहला स्टेटमेंट। एवरी पॉइंट ऑफ द गिवन वेव फ्रंट बिहेव एज या एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड एज सेकेंडरी वेवलेट्स which travel in all direction with the speed of light। ठीक है, ये था पहला स्टेटमेंट। अब सुनना दूसरा स्टेटमेंट, थोड़ा सा टिपिकल है ये, लेकिन सुनना ध्यान से। क्या कहानी है यहां पर, देखो क्या बोला उसने। इसमें बोला, पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, आओ देखो। अ सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन at any instant give the new wave front at that instant। ठीक है, this is called as secondary wave front। ऐसे पढ़ के समझ में नहीं आएगा आपको, अब मैं समझाता हूं कहानी क्या है यहां पर। ठीक है, देखो क्या हुआ। अगर आप एक सरफेस से ज्वाइन करते हो न्यू डिस्टर्बेंस को, मैंने कहा ना किसी भी गिवन वेव फ्रंट का हर पॉइंट बिहेव कर रहा है एज अ न्यू सोर्स, तो उनके खुद के वेव फ्रंट्स होंगे। तो उनके खुद के वेव फ्रंट्स को अगर तुम ज्वाइन करते हो टेंजेंशियली, तो जो सरफेस मिलेगा दैट इज द पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट। जैसे यहां पर डायग्राम में देखो, इधर देखो, यह है आपका ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट। अब बताओ, यहां से लाइट वेव निकल रही है, ये देखो, ये जो आपका डॉटेड है, डॉटेड जिसे P बोल रहे हैं, P, ये किसका वेव फ्रंट है? इस ओरिजिनल सोर्स का वेव फ्रंट है। ठीक है, अब देखो, इसका हर पॉइंट बिहेव करेगा एज अ न्यू सोर्स। तो देखो वो पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये क्या है? न्यू सोर्स है कि नहीं? ठीक है, अब देखो, इस न्यू सोर्स का अपना एक वेव फ्रंट होगा, इस न्यू सोर्स का अपना एक वेव फ्रंट होगा। तो देखो, ये जो आपका स्फीयर बना है वो किसका वेव फ्रंट है? इस वाले सोर्स का वेव फ्रंट है। ये जो आपका है, ये वाला जो स्फीयर है, ये भी किसका है? इसी का वेव फ्रंट है। ठीक है, तो जो यहां पर पॉइंट बिहेव कर रहे हैं एज अ न्यू सोर्स, उनका खुद का वेव फ्रंट है कि नहीं? तो उस वेव फ्रंट को अगर आप ज्वाइन करते हो किसी इंस्टेंट पर टेंजेंशियली, ठीक है, तो ये जो आपको वेव फ्रंट मिला है, ये जो सरफेस मिला है ज्वाइन करने के बाद, जिसे हम P1 P2 बोल रहे हैं, P2 इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव द सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये जो आपको ज्वाइन करने पे सरफेस मिला है, उन सारे सेकेंडरी वेवलेट्स को, ये सब क्या है? सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, जो यहां पर दूसरा वेव फ्रंट बना है, यहां पर उनको ज्वाइन करने पे जो आपको सरफेस मिला है, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी वेव फ्रंट। इज इट क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आपको ध्यान से सुनना होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इज इट क्लियर? मैं फिर से यहां पर रिपीट कर रहा हूं, आप लोग देख लें। मैंने कहा ये जो डॉटेड लाइन है, ये आपका वेव फ्रंट है, किसका? इसका। ठीक है, अब इसका हर पॉइंट बिहेव करेगा एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, अब बताओ, तो इसका खुद का वेव फ्रंट है, मान लो ये किसी इंस्टेंट पर, किसी टाइम पर ये उसका स्फेरिकल वेव फ्रंट है, उसी टाइम पे ये उसका स्फेरिकल वेव फ्रंट है, उसी टाइम पे ये है, ऐसे बहुत सारे उसके होंगे वेव फ्रंट खुद के। ठीक है, तो किसी इंस्टेंट पर जो वेव फ्रंट्स बनाया है इसने, इन सारे इंडिविजुअल पॉइंट्स ने, उनको अगर आप ज्वाइन करते हो टेंजेंशियली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो जो सरफेस मिलेगा कॉल्ड एज सेकेंडरी वेव फ्रंट। और ये किसका होगा वेव फ्रंट? इस वाले सोर्स का। एक तो हुआ आपका ये P वाला वेव फ्रंट, अगला वाला वेव फ्रंट ये वाला होगा।
ठीक है, फिर यहां पर आप कर सकते हो कि यहां पर आपने पॉइंट एज्यूम कर लिया, बहुत सारे पॉइंट एज्यूम कर लिए, ठीक है। फिर इनका खुद का वेव फ्रंट होगा, इनका खुद का वेव फ्रंट होगा, किसी इंस्टेंट पर जब तुम इनको ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो आपको एक और वेव फ्रंट मिल जाएगा इसका। मतलब बेसिकली ये तरीका क्या है जिससे हम किसी पर्टिकुलर सोर्स का वेव फ्रंट बनाते जा रहे हैं, है कि नहीं? ये एक तरीका है जिससे हम किसी पर्टिकुलर सोर्स का वेव फ्रंट कैसे प्रोसीड हो रहा है, कैसे ट्रैवल कर रहा है वेव फ्रंट, वो हम पोजीशन बताते जा रहे हैं। इज इट क्लियर? तो ये था आपका सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ हाइगन प्रिंसिपल, ठीक है। चलो, तो थोड़ा सा टिपिकल था लेकिन इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? ओके, चलो, तो यहां पर अपना खत्म होता है हाइगन प्रिंसिपल। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है। शुरू करें, चलें, ध्यान देना आप लोग। रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी शुरू करते हैं। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, अपन को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव देखना है, ठीक है, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, मतलब वेव फ्रंट के हेल्प से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को यहां पर समझना है, ठीक है। आप लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा हुआ है, जिसमें हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइन द सेम प्लेन, है ना। तो अभी यहां पर हम समझते हैं वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन। देखो ध्यान से कैसे। मान लो ये आपका एक सरफेस है, ठीक है। अब यहां पर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है, मतलब बहुत दूर से रे आ रही है तो पैरेलल ही होती है, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका रे, ये आपका रे, ये आपका रे, ठीक है। चलें, अब ध्यान देना, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट है तो यहां पर जो वेव फ्रंट होगा वो प्लेनर होगा, है कि नहीं? प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो मैं यहां पर एक वेव फ्रंट ऐसा मान रहा हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, आप बताओ, ये जो मैंने प्लेन एज्यूम किया है, प्लेन, ये प्लेन है, ये आपको लाइन दिख रहा होगा लेकिन ये है प्लेन, एक सरफेस है ये, ठीक है। चलो, आप बताओ, इस प्लेन पे लाइट एक साथ पहुंची है कि नहीं? देखो, ठीक है। तो ये होगा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेव फ्रंट। इज इट क्लियर? अब मेरी बात को सुनो, ये जो आपने प्लेन वेव फ्रंट लिया है वो इंसिडेंट रेज पे लिया है आपने, ठीक है। मतलब इस वेव फ्रंट पे इंसिडेंट रेज एक साथ पहुंचेगी यहां पर, तो इसे हम कहेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या कहेंगे? इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो ये होगा आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, एक बात हमेशा याद रखना आप लोग, वेव फ्रंट पे हमेशा जो लाइट रेज होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं। क्या होती हैं? परपेंडिकुलर, हमेशा ऐसा होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो यहां पर सरफेस के साथ मैंने मान लिया कि इसने एंगल कितना फॉर्म किया? आई फॉर्म किया है, ठीक है, ओके। तो आपके पास इंसिडेंट वेव फ्रंट आ गया। अब आपको निकालना है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसे मिलेगा आपको? जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वहां पर आपको एक प्लेन वेव फ्रंट इमेजिन करना होगा। तो मेरी बात को सुनना, उसको करने का तरीका होता है, देखो सुनो क्या करोगे। इसे आप एक काम करो, पॉइंट ए मान लो, ठीक है, यहां मान लेते हैं, पॉइंट ए मान लिया मैंने, और इसे पॉइंट बी मान लिया मैंने, ठीक है। अब बताओ, ए से लेके बी तक आने में मान लो समय कितना लगा? टी टाइम लगा। कितना समय लगा? टी टाइम, स्मॉल टी टाइम। और लाइट की स्पीड यहां पर कितनी होती है? सी। लाइट की स्पीड इन एयर सी होती है। तो तुम बताओ ए बी क्या होगा? सी इंटू टी होगा क्या? सही बात है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। अब इतने ही लेंथ का, मतलब सी इंटू टी के बराबर, ठीक है, इतने ही लेंथ का यहां से एक आर्क कट करना होगा आपको। क्या करना होगा? आर्क कट करना होगा। इज इट क्लियर?
देखो मेरी बात को सुनो, जितना समय यहां से लेके यहां तक लगा था, उतने ही समय में यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके कहां पहुंची होगी वो निकालनी होगी आपको, है कि नहीं? तो एक काम करेंगे, ए बी के बराबर आर्क लेना, आर्क, और यहां से कट करना, इसे मान लो सी है, तो यहां से आपने आर्क कट किया, ठीक है? तो मान लो ये वाला आर्क आ रहा है आपका पॉइंट का, इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहां से एक प्लेन बनाओगे जो इसको टच करता हुआ जाए, है कि नहीं? तो ये जो आपको सरफेस मिलेगा यहां से यहां तक टच करने में, दैट इज कॉल्ड एज आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है? तो ये जो आपका पॉइंट है इसे मैंने बोल दिया मान लो डी, ठीक है? तो सी डी की वैल्यू भी C इंटू टी होगी, है कि नहीं? तो मेरी बात को सुनो ध्यान से, एक मिनट, जितना समय लगा उसको यहां से यहां तक जाने में, उतना ही समय लगा है यहां से यहां तक जाने में रेस को। मतलब इस प्लेन पर एक साथ लाइट पहुंची है ना, तो यह भी क्या होगा, आपका वेव फ्रंट होगा, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड रेस पे है ना वेव फ्रंट, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बोलेंगे। तो ये होगा आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है? इसे क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर? ठीक है, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। मतलब यहां पर ये जो एंगल बनाएगा सरफेस के साथ, वो एंगल क्या होगा, एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया, ठीक है? तो ये आई और ये आर। अब देखो यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग आई और आर बराबर होना चाहिए। मैं जस्टिफाई कर देता हूं कि यहां पर आई और आर बराबर होगा। कैसे, देखो ध्यान से सुनो, तुम बताओ, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, आपको मालूम है रे और वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है? अब बताओ, अगर आप ट्राइंगल ए सी बी और ट्राइंगल डी सी बी को कॉन्ग्रेंट कर देते हो, तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। तो आप देखो, ये ट्राइंगल में ये 90, यहां पर ये 90, दोनों का हाइपोटेन्यूज सी बी सेम है, ठीक है? तो यहां पर राइट ट्राइंगल, दोनों का हाइपोटेन्यूज सेम, और देखो इसका ये साइड ए बी और इसका ये साइड सी डी इक्वल लेंथ का है, तो यहां पर आरएचएस से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट। तो हम बोल देंगे ना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, क्योंकि ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी बी सी के, ठीक है? इसलिए आपका एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, विच प्रूव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? तो ये था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। यहां पर इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाया मैंने, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हासिल किया मैंने, और यहां पर देखा मैंने कि आई और आर बराबर है, ठीक है? मतलब जस्टिफिकेशन हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आप इसको नोट करें, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन। चलें, हो गया कॉपी। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है? रिफ्रैक्शन, ओके। चलें, बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग, यहां पर भी मुझे इंसिडेंट वेव फ्रंट लेना होगा और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हासिल करना होगा, और यहां पर स्नेल्स लॉ को जस्टिफाई करना होगा, दैट इज साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू आपका म्यू, ठीक है? चलो देखते हैं। ये देखो, मान लो ये आपका है इंटरफेस बिटवीन द टू मीडियम, ठीक है? तो ये आपका डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट वाला म्यू है, ठीक है? ओके, अब ध्यान दो, यहां पर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है, ये आपकी आ रही है पैरेलल रेज ऑफ लाइट, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है यहां पर,
ठीक है, तो यहां पर मुझे इंसिडेंट वेव फ्रंट एज्यूम करना होगा, तो मैं एक सरफेस इमेजिन करूंगा प्लेनर, ठीक है, तो ये होगा हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट, तो ये होगा आपका एंगल आई, ठीक है, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, अब यहां पर मेरी बात को सुनेंगे ध्यान से, ये देखो, अब यहां पर मुझे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनाना है, ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट तो इस मीडियम में होगा, ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनना, इसे आप नाम दे दो ए, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। अब देखो, मान लो ए से लेके बी तक जो लाइट पहुंची है वो टाइम टी में पहुंची है, तो ऑब्वियस ही बात है ए बी क्या होगा, सी इंटू टी होगा। तो उसी टाइम में अगर मैं यहां से देखूं, इसे सी मान लो, यहां से देखूं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसी टाइम टी में, तो मेरी बात को सुनना, इस बार यहां से जो लाइट अंदर जाएगी वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएगी इस टाइम टी पर। क्यों? क्योंकि इस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, तो उसी टाइम टी में मान लो उसका डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, सी डैश इंटू टी, वेयर सी डैश इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, है कि नहीं? तो तुम बताओ हम क्या करेंगे, सी डैश इंटू टी, ठीक है, के बराबर का लेंथ लेंगे, तो मान लो ये वाला आर्क आ रहा है, ये वाला आर्क आएगा सी डैश इंटू टी के बराबर, हाँ है ना? तुम ये बताओ यहां पर ये लेंथ और ये लेंथ बराबर नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहां पर स्पीड कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो सी डैश इंटू टी का हमने यहां पर एक आर्क कट किया। अब हम क्या करेंगे, इस आर्क को टच कराएंगे और बी तक लेके जाएंगे। सो दिस वेव फ्रंट कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। मेरी बात को सुनना ध्यान से, इसे मैं वेव फ्रंट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इस पॉइंट पे यहां से लाइट और इस पॉइंट पे यहां से लाइट एक साथ पहुंची है ना भाई, यहां से लेके यहां तक का टाइम टेकन और यहां से लेके यहां तक का टाइम टेकन सेम है कि नहीं, है कि नहीं? ठीक है, मतलब यहां पर जो भी पार्टिकल्स होंगे वो एक ही फेज में वाइब्रेट करेंगे, मतलब ये वेव फ्रंट होगा ना। और क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे के में वेव फ्रंट मिला है अपन को, रिफ्रैक्टेड रेस पर आपने वेव फ्रंट लिया है, तो इसे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और यहां पर जो ये सरफेस से एंगल बनाएगा, दिस इज एंगल ऑफ आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलो आओ मैं जस्टिफाई करता हूं यहां पर, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू, जस्टिफाई करें। चलो ध्यान देना बस आप लोग, ये देखो, अगर तुम यहां देखो ये 90 डिग्री है, जरा बताना यहां पर साइन आई की वैल्यू क्या होगी। तो ये देखो, साइन आई इज इक्वल टू, साइन आई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना होगा, सी टी, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होगा, सी बी, ठीक है। साइन आर कितना होगा, साइन आर, तो ये हो जाएगा आपका सी डैश टी, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, सी बी है, सी डैश टी अपॉन सी बी। अब आप क्या करोगे, दोनों को डिवाइड करोगे, तो यहां देखो, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, देखो ध्यान से, जब डिवाइड करोगे सी बी कैंसिल हो जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा, सी अपॉन सी डैश होगा, ठीक है। और अब बताओ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपने पढ़ा होगा पहले स्नेल्स लॉ में, ठीक है। तो यहां पर आपका साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये यहां से जस्टिफाई हो गया आपका स्नेल्स लॉ। इज इट क्लियर?
तो ये था आपका सिंपल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। चलें, तो इसको आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब यहां पर अपन को एक प्रिंसिपल देखना है एक और, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब अब एक्चुअली में आपका इंटरफेरेंस शुरू होने वाला है। ठीक है, 10-1 मिनट के बाद शुरू हो जाएगा आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, लेकिन उसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, मेरी बात को समझना ध्यान से। जब भी कोई दो या दो से ज्यादा वेव सुपर इंपोज करते हैं एक दूसरे के ऊपर, सुपर इंपोज करते हैं, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी इंस्टेंट पर, वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है कि नहीं? मैंने कहा आपसे कि अगर दो या दो से ज्यादा वेव्स अगर सुपर इंपोज होंगे, एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे, ठीक है, तो नए वेव का क्रिएशन होता है, नए वेव का क्रिएशन होता है, और उस वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होगा, वेक्टर सम के बराबर होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना बस, आप लोग इधर देखो, आप बताओ, मान लो ये आपका एक वेव ठीक है ना? अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। अपन यहां पर डिस्प्लेसमेंट में एम्पलीट्यूड को ले लेते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ये आपको पता होगा, ठीक है? चलो, मान लो इसका एम्पलीट्यूड है ए। क्या है इसका एम्पलीट्यूड? ए। ठीक है, अब एक और वेव इसके ऊपर गिर रहा है, ठीक है? चलो, उसको मैं अलग कलर शो करता हूं, देखो ध्यान से। अब अगर मान लो मैं यहां पर इसके ऊपर जो वेव गिर रहा है वो कुछ ऐसे गिर रहा है, ऐसे वेव गिरा है इसके ऊपर, ठीक है? तो अब बताओ, ये रेड वाला वेव और ये ब्लू वाला वेव, ठीक है, दोनों सुपर इंपोज हो गए, एक दूसरे के ऊपर गिर गए और नए वेव का फॉर्मेशन होगा। तो जो नया वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि यहां पर ये एम्पलीट्यूड और ये एम्पलीट्यूड का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड, मान लो इसका एम्पलीट्यूड है बी, ठीक है, तो यहां पर दोनों एम्पलीट्यूड का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री है दोनों एम्पलीट्यूड के बीच में। और अगर कोई दो वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री हो तो उनका रिजल्टेंट सिंपल डिफरेंस के बराबर होता है ना, ठीक है? मतलब जो नया वेव बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा ना, देखो, ठीक है, यहां देखो, इसमें से ये माइनस हो गया, तो जो नया होगा क्या वो होगा? ए माइनस बी, है कि नहीं? इज इट क्लियर? तो आप बताओ कि अगर कोई दो वेव या दो से ज्यादा वेव सुपर इंपोज करते हैं तो उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, जो नया वेव बनेगा उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होगा ना, ठीक है? यहां पर जो एग्जांपल लिया मैंने, इसमें दोनों वेव का एम्पलीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, तो सिंपल सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है? अगर सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब एक के क्रस्ट पे दूसरे का भी क्रस्ट गिर रहा है, लाइक दिस, ये ऐसे है और इसके ऊपर जो गिरा है वो ऐसे है, तो जो नया वेव मिलेगा वो ऐसा मिलेगा ना कुछ, यार, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? एम्पलीट्यूड का सिंपल सम हो जाएगा। लेकिन क्या जरूरी है कि दोनों के एम्पलीट्यूड के बीच में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री हो? एक ऐसा वेव हो सकता है, एक ऐसा वेव भी हो सकता है ना, मतलब दोनों के एम्पलीट्यूड के बीच में एंगल अदर देन 0 एंड 180 भी एग्जिस्ट कर सकती है, तो उस केस में उनका वेक्टर सम ही तो करोगे तुम एम्पलीट्यूड्स का, है कि नहीं? ठीक है, तो यह होता है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यहां पर मैंने लिखा है कि अगर y1, y2, y3 डिस्प्लेसमेंट्स हैं इंडिविजुअल वेव के किसी इंस्टेंट पर, तो इनका वेक्टर सम
होगा नेट वेव का डिस्प्लेसमेंट एट दैट इंस्टेंट। इज इट क्लियर? तो ये बहुत ही सिंपल बट बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसका फ्रीक्वेंटली यूज होता हुआ आपको दिखेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें तो इसको आप लोग नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलें अब हम देखते हैं एक टर्म दैट इज कोहेरेंट सोर्स। क्या होता है कोहेरेंट सोर्स? कोहेरेंट सोर्स उस सोर्स ऑफ लाइट को कहते हैं जो एमिट करे लाइट वेव ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज या कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, मतलब मैंने कहा कि अगर कोई दो सोर्स है, ठीक है, उन दोनों सोर्स को कोहेरेंट सोर्स तभी बोलेंगे जब वो दोनों सोर्स एक ही वेवलेंथ का लाइट, एक ही फ्रीक्वेंसी का, एक सेम फेज या कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। मतलब दोनों वेव में अगर फेज डिफरेंस भी है, या तो दोनों का फेज सेम हो, या फिर अगर फेज डिफरेंस भी है तो वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हम कहते हैं कि उन दोनों सोर्सेस को कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, तो हम कहते हैं यहां पर डेफिनेशन में द सोर्सेस ऑफ लाइट विच कंटिन्यूअस एमिट लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन सेम फेज और हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस कॉल्ड एज कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, तो ऐसे सोर्सेस जो लाइट वेव एमिट करे ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन सेम फेज और हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्स। क्लियर? अब सुनना, कभी भी कोई दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कोहेरेंट नहीं हो सकते। मतलब ये अलग सोर्स है, ये अलग सोर्स है, ठीक है, तो यहां पर ये दोनों सोर्सेस कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते। मतलब ये दोनों जब भी लाइट एमिट करेंगे तो उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्स मिलता कैसे है? तो कोहेरेंट सोर्स मिलता है किसी पर्टिकुलर सोर्स ऑफ लाइट से। जैसे, ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। मान लो यहां पर दो स्लिट बना दिया। स्लिट, ये दो स्लिट है। स्लिट मतलब एक गैप है, एक ओपनिंग है। ठीक है, ये है आपका स्लिट S1 और ये है आपका S2 स्लिट। यहां पर मैंने रखा एक सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब देखो यहां से लाइट यहां भी जाएगी और यहां भी जाएगी। ठीक है, तो बाय हाइगन प्रिंसिपल ये जो आपका स्लिट S1 और S2 है ये भी एक न्यू सोर्स की तरह बिहेव करेगी ना। ठीक है, तो ये जो दो सोर्सेस बनेंगे इन्हें हम कहेंगे कोहेरेंट सोर्सेस, क्योंकि इनका जो पेरेंट सोर्स है वो तो एक ही है ना। ठीक है, मतलब ये जो लाइट एमिट करेंगे वो सेम वेवलेंथ की करेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी की करेंगे, या इनमें फेज डिफरेंस हुआ तो वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, है कि नहीं? क्लियर है? तो हम यहां पर स्लिट S1 और स्लिट S2 को कोहेरेंट सोर्स बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो एक सोर्स से हम दो कोहेरेंट सोर्स निकाल सकते हैं, मतलब ऑब्टेन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये होता है कोहेरेंट सोर्स। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना मेन टॉपिक, दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप कंपटीशन ले लो या आपका बोर्ड एग्जाम ले लो, जो लेना है ले लो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, चलें शुरू करते हैं अपन। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, क्या होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? सुनो ध्यान से। जब भी कोई दो या दो से ज्यादा वेव्स, है ना, अभी अपन वो वेव को लेके चलते हैं। ठीक है, जब भी कोई दो वेव सुपर इंपोज करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है कि नहीं? ठीक है, मेरी बात को सुनना ध्यान से। अगर मैं एक सिंगल वेव की बात करूं, ये आपका सिंगल वेव है। ठीक है, तो आप बताओ जहां पर क्रेस्ट है वहां पर मैक्सिमम एंप्लीट्यूड है, तो वहां पर हम कहते हैं हाई एनर्जी है कि नहीं? और जहां पर मिनिमम एंप्लीट्यूड होगा वो क्या होगा? लो एनर्जी। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंटेंसिटी जहां पर एंप्लीट्यूड ज्यादा होगा वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होगा,
और इंटेंसिटी ज्यादा होगा मतलब एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन जब भी कोई दो वेव सुपर इंपोज करते हैं तो फिर से वहां पर एक नए वेव का क्रिएशन होता है, जैसा कि अपन ने बात किया था सुपर इंपोजिशन में, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था अपन ने, ठीक है। सुनना ध्यान से, जब भी कोई दो वेव सुपर इंपोज करते हैं तो एक नए वेव का क्रिएशन होता है, और नए वेव का क्रिएशन मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एनर्जी का। इज इट क्लियर भाई? वेव का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज, ठीक है। तो नया वेव बनने से रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ एनर्जी का, इसी फिनोमिना को कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में अगर समझें इसको तो इंटरफेरेंस तब होता है जब कोई दो वेव्स आके मिलती हैं और नया वेव बनता है कि नहीं? उसी को हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव, ठीक है। अब सुनना, ये इंटरफेरेंस जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब किसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? मेरी बात को सुनना ध्यान से, ठीक है। देखो क्या हुआ, जब भी नया वेव बना मतलब जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ एनर्जी का, ठीक है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स देखने को मिले जहां पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स जहां पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए, ठीक है, हम कहते हैं यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, ठीक है कि नहीं है? मतलब उस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड्स ज्यादा हो गए हैं, है कि नहीं? तो वहां पर हम कह रहे हैं इंटेंसिटी ज्यादा हो गई है, वहां की एनर्जी ज्यादा हो गई है उस पॉइंट की, ठीक है। तो हम कहते हैं यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। इज इट क्लियर? और ऐसे पॉइंट्स जहां पर लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम हो जाए, ठीक है, जहां का एनर्जी मिनिमम हो जाए, तो वहां हम कहते हैं कि यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, ठीक है कि नहीं है? मतलब दो वेव ऐसे मिले हैं कि उन्होंने दोनों एम्पलीट्यूड्स को सबट्रैक्ट कर दिया है यहां पर। इज इट क्लियर? ठीक है कि नहीं है? क्लियर है आपको यहां पर? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ऐसे पॉइंट्स जहां पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई है, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऐसा पॉइंट जहां पर लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम हो गई हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अभी हम इसको समझते हैं ध्यान से एक डायग्राम के थ्रू, ठीक है। चलो आओ, तो यहां पर इंटरफेरेंस में अपन बात करते हैं एक एक्सपेरिमेंट कॉल्ड एज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दैट इज YDSC शॉर्ट में बोलते हैं इसको हम लोग। चलो यहां पर समझना ध्यान से, मैं समझाता हूं इसको क्या कहानी है। यहां पर देखो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देखो ध्यान से। आप बताओ, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना डायग्राम, क्योंकि बहुत हौश पौश दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल आपको, ठीक है। तो बिल्कुल ऑब्जर्व करना ध्यान से। ये देखो, ये है आपका एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट, इसका अपना एक वेव फ्रंट होगा। देखो भाई, पॉइंट सोर्स है तो इसका वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल होगा, ठीक है। तो ये देखो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बन रहे हैं यहां पर, ठीक है। यहां देखो, ये जो सॉलिड है, सॉलिड, और ये डॉटेड, देखो फिर सॉलिड फिर डॉटेड, सॉलिड। तो सॉलिड वाला है ना, वो शो कर रहा है आपका क्रेस्ट को, क्रेस्ट को, और ये जो डॉटेड है ना, वो शो कर रहा है ट्रफ को, ठीक है। चलो ओके, तो ये वेव फ्रंट फॉल हुआ। अब यहां पर दो स्लिट है, देखो ये दो स्लिट है, एक स्लिट ये A है और ये वाला स्लिट B है। तो ये वेव फ्रंट जब फॉल होंगे इसके ऊपर, तो ये जो A और B है वो न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह बिहेव करेंगे अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखो, मतलब इनका भी अपना वेव फ्रंट होगा, इनका भी अपना वेव फ्रंट होगा। तो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां देखो, ये देखो, इसका ये सॉलिड, फिर ये डॉटेड, फिर ये सॉलिड, फिर ये आपका डॉटेड दिख रहा है। ऐसे ही इसका भी होगा, ये देखो सॉलिड, फिर ये डॉटेड, ये दिख रहा है डॉटेड, ठीक है, फिर सॉलिड। मतलब दोनों के अपने अपने वेव फ्रंट्स होंगे, सॉलिड डॉट ऑल्टरनेटली, मतलब क्रेस्ट ट्रफ ऑल्टरनेटली। तो जब ये अपना वेव फ्रंट क्रिएट करेंगे तो आप देख रहे हैं ना
कि इनका वेव फ्रंट और इनका वेव फ्रंट सुपर इंपोज हो रहा है कि नहीं? तो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व कर पाओ तुम लोग, देखो जब किसी एक के क्रस्ट पे दूसरे का भी क्रस्ट गिरे तो दोनों का एम्पलीट्यूड एड ऑन हो जाएगा ना, तो जो नया वेव मिलेगा वो और हाई इंटेंसिटी का मिलेगा, ठीक है? तो हम कहते हैं वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, ठीक है? यहां देखो ध्यान से, इधर देखना, ये देखो ये वाला सॉलिड, ये वाला सॉलिड और इसका सॉलिड यहां पर मिल रहा है, ये वाला पॉइंट, तो दोनों का सॉलिड मिल रहा है, मतलब दोनों का क्रस्ट मिल रहा है। अब देखो यहां पर देखो, इसका डॉटेड और इसका डॉटेड यहां पर मिल रहा है, मतलब सॉलिड सॉलिड और डॉट डॉट, मतलब क्रस्ट पे क्रस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, ठीक है? तो उस केस में कंस्ट्रक्टिव होगा ना, है कि नहीं? तुम बताओ, अगर ऐसी कहानी होगी, ध्यान दो, ये देखो आप ध्यान से, ये ऐसा वेव है पहले का और दूसरे का वेव ऐसा है, तो आप देख सकते हैं दोनों वेव का क्रस्ट पे क्रस्ट गिरा है, ट्रफ पे ट्रफ गिरा है, तो जो नया वेव मिलेगा वो ऐसा मिलेगा ना, ठीक है कि नहीं? तो यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई कि नहीं हो गई है, ठीक है? तो इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखें, ये जो आपका डॉटेड है, ये देखो यहां पर आपका सॉलिड टू सॉलिड, फिर डॉटेड टू डॉटेड, सॉलिड टू सॉलिड, डॉटेड टू डॉटेड, सॉलिड टू सॉलिड, डॉटेड टू डॉटेड, ये सब आपका ज्वाइन करोगे तो स्क्रीन पर मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला एक पैच मिलेगा ना, पैच, ठीक है? मतलब यहां पर आपको एक फ्रिंज मिलेगी, फ्रिंज, ठीक है? जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फ्रिंज, ठीक है? ये ब्राइट फ्रिंज मिलेगी आपको यहां पर, ठीक है? अब आप देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, यहां पर सॉलिड और डॉट, मतलब क्रस्ट पे ट्रफ, तो क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव। तुम देखो, ये देखो, ये एक वेव, उस पे ये वाला वेव गिरा है, तो जब एक के क्रस्ट पे दूसरे का ट्रफ गिरेगा तो जो नेट वेव होगा वो ना के बराबर वेव होगा, वेव खत्म हो जाएगा। तुम देखो, इनका एम्पलीट्यूड अगर इक्वल है दोनों का तो सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएंगे या फिर मिनिमम हो जाएंगे, है कि नहीं? ठीक है? तो आप बताओ, यहां पर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा ना, मतलब जो नया वेव मिला है वहां पर कोई एम्पलीट्यूड है ही नहीं, ठीक है कि नहीं? मतलब कोई इंटेंसिटी है ही नहीं। मतलब यहां पर देखो ध्यान से, इधर देखो, ये जो क्रॉस वाले हैं, ये देखो, ये आपका सॉलिड और ये आपका डॉटेड, ये वाला क्रॉस, ये वाला क्रॉस, ये वाला क्रॉस, सब डॉटेड और सॉलिड मिलके बने हैं, डॉटेड और सॉलिड। तो इनको जब ज्वाइन करोगे तो यहां पर कोई लाइट नहीं पहुंचेगी ना, और कोई लाइट नहीं पहुंचेगी मतलब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है? मतलब यहां पर फ्रिंज जो बनेगी वो डार्क फ्रिंज बनेगी, जो पैच बनेगा वो डार्क बनेगा, ठीक है? तो ऐसे ही जब कोई दो कोहेरेंट सोर्स से लाइट वेव निकलती है तो वो सुपर इंपोज होती है, और सुपर इंपोज होने की वजह से सामने रखे हुए स्क्रीन पर ऑल्टरनेटली ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बना देती हैं, है ना? विच शोज कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस, है कि नहीं? ठीक है? तो ये था आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें लेके कुछ कैलकुलेशंस भी हैं, ठीक है, कि यहां जो फ्रिंजेस बनेंगी उनका पोजीशंस क्या होगा, और जो यहां पर डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बन रही हैं, ठीक है, उसका विड्थ क्या होगा, है ना? ठीक है? तो इसका कैलकुलेशन है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है? चलें, तो अब अपन शुरू करते हैं। इसके आगे कुछ कंडीशन, मैथमेटिकल कंडीशन देखेंगे फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है? चलें, ध्यान देना आप लोग यहां पर। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
मेरी बात को सुनना ध्यान से, इधर देखना। मैंने यहां पर दो वेव लिए हैं, ठीक है, और दोनों वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिया मैंने। देखो ध्यान से, पहला वाला वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है, y1 इक्वल टू a sin ओमेगा टी, और दूसरे वाले का वेव इक्वेशन है b sin ओमेगा टी प्लस फाइ। ठीक है, आपको मालूम होगा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ वेव, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है ये चीज। ठीक है, चलो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों वेव में फेज का डिफरेंस कितना है, फाइ है। तो फाइ इज फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब ये दोनों वेव सुपर इंपोज होंगे, एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे, और गिरने के बाद नया वेव बनेगा, और उस नए वेव का नया एम्पलीट्यूड होगा। अच्छा, यहां पर एम्पलीट्यूड क्या है बताओ? पहले वाले वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, ए है, और दूसरे वाले वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, बी है। ठीक है, अब जब यहां पर सुपर इंपोज होंगे तो एक नया वेव बनेगा, उसका एम्पलीट्यूड मैंने मान लिया कैपिटल आर। तो जो न्यू एम्पलीट्यूड है कैपिटल आर, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड। देखो ध्यान से, और तुम्हें यह फेमिलियर लगेगा। ठीक है, देखो यहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइ। ठीक है, ये हुआ ना, ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये सिमिलर टू वेक्टर एडिशन वाला है ना ये। ठीक है, कि कोई भी दो चीजों का वेक्टर सम का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इस फॉर्मेट का होता है। तो मैंने कहा था ना आपसे कि जो आपका नेट जो एम्पलीट्यूड होगा, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, वो इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो ये वेक्टर सम के ही अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन है ना ये। ठीक है, तो यहां पर इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे नए वाले वेव का एम्पलीट्यूड। इज इट क्लियर? ठीक है, अब बताओ जरा मेरी बात को सुनना। ये जो इंटेंसिटी होती है लाइट की, ठीक है, वो इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो जो पहला वाला वेव था उसका एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कांस्टेंट के आ जाएगा, तो ये के है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वेव का इंटेंसिटी I2 प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, वहां पर कांस्टेंट के आ जाएगा। ठीक है, अब जब दोनों वेव मिल गए तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ एनर्जी का, मतलब नया वेव बना, तो उसकी इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो न्यू वेव का जो इंटेंसिटी है I इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड। तो यहां पर प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट के आएगा यहां पर भी। ठीक है, तो जब आप आर स्क्वायर की जगह ये पुट करेंगे, फिर जब कैलकुलेशन करेंगे तो नेट इंटेंसिटी जो आएगी वो इंडिविजुअल इंटेंसिटी के टर्म्स में वो होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस फाइ। ये एक्सप्रेशन होता है नेट वेव की इंटेंसिटी का, और ये एक्सप्रेशन होता है नेट वेव के एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब यहां पर हम बात करते हैं कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा। कुछ मैथमेटिकल कंडीशन देखेंगे। चलो मेरी बात को सुनना ध्यान से। ठीक है, तुम बताओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब उस केस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा ना, क्योंकि इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो तुम बताओ इसको देख करके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए ये जो कॉस फाइ है ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इज इट क्लियर? तो कॉस फाइ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। और अब बताओ कॉस फाइ को 1 करने के लिए, आप बताओ कॉस फाइ को 1 करने के लिए फाइ क्या होना चाहिए, 2n पाई। मतलब मेरी बात को सुनो, कॉस फाइ को अगर 1 करना है तो अगर फाइ 0 हुआ तो 1 हो जाएगा, अगर फाइ हुआ 360 तो 1 हो जाएगा। मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई में आपका कॉस फाइ 1 होगा ना। ठीक है, तो इसका जनरलाइज फॉर्मूला क्या हो गया, फाइ इक्वल टू 2n पाई, जिसमें n इक्वल टू होगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। रखो 0 तो फाइ इक्वल टू 0, रखो 1 2 पाई, रखो 3 आपका 6 पाई एंड सो ऑन, है कि नहीं। तो इस वाले एंगल पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, मतलब वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सो दिस इज द मैथमेटिकल कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
है कि नहीं? और अगर वहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो वो होगा कितना? मतलब इस एंगल पे कंस्ट्रक्टिव होगा, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, लेकिन वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी? तो ऑब्वियस ही बात है, अगर तुम यहां पर cos फाई को 1 कर दोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप कैंसिल करोगे, रूट कैंसिल होगा, तो यहां पर r मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर आप यहां पर ये स्क्वायर कैंसिल कर दो तो r मैक्स इज इक्वल टू a प्लस बी, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका r मैक्स, मानते हो? ठीक है, चलें अब यहां पर ध्यान दो, इंटेंसिटी कितनी होगी उसमें मैक्सिमम? तो उसके लिए भी इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले में भी आप क्या करोगे? cos फाई की वैल्यू 1 पुट करोगे, तो 1 पुट करने के बाद जो यहां पर फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। मतलब इस वाले एक्सप्रेशन में आप क्या करोगे? इसको 1 मान लोगे तो ये आपका एक्चुअली में a प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको लिख सकते हो रूट i1 का स्क्वायर, रूट i2 का स्क्वायर, और ये 2 इंटू रूट i1 इंटू रूट i2, तो ये रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलें, तो मैंने सिंपल कहा आपसे कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो उसका मैथमेटिकल कंडीशन क्या है कि दोनों वेव में जो फेज डिफरेंस होना चाहिए फाई, वो 2n पाई होना चाहिए, वो 2n पाई होना चाहिए। इज इट क्लियर? मैं आपको यहां पर करके दिखाऊं एक वेव के थ्रू, आओ मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से सुनो। आप बताओ, ये एक वेव है, ठीक है, और जो दूसरा वेव है ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, जब ये दोनों वेव एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे तो इसके क्रेस्ट पे इसका क्रेस्ट गिरेगा ना, इसके ट्रफ पे इसका ट्रफ गिरेगा ना, जब ये गिरेंगे तो, है कि नहीं? आप बताओ दोनों पे फेज डिफरेंस कितना है? 0 है। दोनों पे फेज डिफरेंस कितना है? 0 है कि नहीं? तो जब ये गिरेंगे तो आपका जो नया वेव बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा ना, है कि नहीं? तो यहां पर कोई फेज डिफरेंस नहीं है, इसलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है, ठीक है, मतलब फाई की वैल्यू 0 है, ठीक है। वहीं अगर मैं बोलूं कि यहां पर आपका फेज डिफरेंस मान लो कितने का है? 2 पाई का है, तो आप बताओ ये कितना होता है? 0, ये पाई, ये 2 पाई होता है, ठीक है। तो नया वेव अगर मान लो ऐसा है, ये देखो ध्यान से, जो नया वेव है कुछ ऐसा है मान लो, ठीक है। तो आप बताओ इस वेव में और इस वेव में देखा जाए तो फेज डिफरेंस कितने का है? 2 पाई का है। तो जब ये भी फॉल होंगे, ठीक है, तो यहां पर क्रेस्ट पे क्रेस्ट गिरेगा, ट्रफ पे ट्रफ गिरेगा, ठीक है। तो आप बताओ यहां पर फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई है, तो भी क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इज इट क्लियर? तो जब भी इवन मल्टीपल होगा पाई का, ठीक है, उनका फेज डिफरेंस, तो उस केस में क्रेस्ट पे क्रेस्ट गिरेगा, ट्रफ पे ट्रफ गिरेगा, मतलब वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर? नाउ अब हम देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, उसके लिए कंडीशन क्या होती है, आओ देखते हैं। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मेरी बात को सुनना ध्यान से, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मिनिमम एम्पलीट्यूड, और मिनिमम एम्पलीट्यूड कब मिलेगा? अगर तुम यहां पर देखो जनरल एक्सप्रेशन में कि अगर हम cos फाई की वैल्यू -1 कर देते हैं, -1, तो आपका जो R मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो cos फाई की वैल्यू होनी चाहिए -1, और cos फाई -1 कब होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में होता है ना, मतलब पाई पर होगा, 3 पाई पे होगा, 5 पाई पे होगा, 7 पाई पे होगा, एंड सो ऑन, है कि नहीं? तो इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा फाई का? फिर 2n - 1 इंटू पाई।
लेकिन यहां पर n की शुरुआत कहां से करेंगे? 1 से करेंगे। ठीक है, तो यहां देखो 2 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका पाई। 2 इंटू 1 माइनस 1 मतलब 1 पाई मतलब पाई। एन रखोगे 2 तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3 पाई, तो 1 पाई 3 पाई 5 पाई एंड सो ऑन पे cos फाई की वैल्यू -1 होगी, मतलब उस केस में मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा, है कि नहीं? ठीक है, अब वो मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा कितना? तो जब आप cos फाई की वैल्यू -1 रखोगे ना, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a भी हो जाएगा, तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो यहां पर आर मिन का स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये आप स्क्वायर ट्रांसफर कर दोगे, तो यहां पर जो आर मिन होगा वो होगा a माइनस बी होगा, मतलब इंडिविजुअल वेव का जो एम्पलीट्यूड है उनका सिंपल सब्ट्रैक्शन करने पर आ जाएगा मिनिमम एम्पलीट्यूड। इज इट क्लियर? सिमिलरली उस केस में जो मिनिमम इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा? अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ये भी कब हासिल होगा? जब आप cos फाई की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में -1 डाल दोगे। ठीक है, तो ये मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला और ये मिनिमम एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, और ये है फेज डिफरेंस का कंडीशन, मैथमेटिकल कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इज इट क्लियर? तो एक बार मैं इसको रिपीट करता हूं, सुनो। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फाई शुड बी 2n पाई एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फाई शुड बी 2n माइनस 1 इंटू पाई। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें, तो ये बिल्कुल आपको ये एक्सप्रेशन, मतलब ये जो मैथमेटिकल कंडीशन है, ये बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, आगे काम आएगा। ठीक है, चलें, अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है कहानी यहां पर। चलें, अब यहां पर अपन बात करेंगे रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। मेरी बात को सुनना, अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए था आपका 2n पाई, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव के लिए कितना था? 2n माइनस 1 इंटू पाई। इज इट क्लियर? तो अब पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए? तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, अगर मैं दोनों को रिलेट करना चाहूं, फेज और पाथ डिफरेंस को, तो यहां पर आप ध्यान देना। देखो, जैसे मान लो एक वेव है आपका, एक ये वेव है, ठीक है, और एक और वेव है, सपोज करो यहां से अपन वेव मानते हैं, ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, अब आप देखो, ये आपका 0, ये आपका पाई, ये आपका 2 पाई। ठीक है, तो अगर मैं इस वेव और इस वेव का डिफरेंस देखूं, तो आप देखो यहां पर अगर मैं फेज डिफरेंस देखूं मैं, तो फेज डिफरेंस कितने का है? 2 पाई का फेज डिफरेंस है। वहीं अगर मैं पाथ का डिफरेंस देखूं, पाथ का डिफरेंस, तो आप बताओ 0 से 2 पाई में आपका पाथ का कितना डिफरेंस होगा? लैम्डा। यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ होता है, इसे कहते हैं हम लोग वेवलेंथ, है कि नहीं? तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, अगर किसी दो वेव में फेज डिफरेंस 2 पाई का है, तो वहां पर पाथ डिफरेंस कितने का होता है? लैम्डा का। मतलब एक वेव के लेंथ के बराबर का पाथ डिफरेंस होता है 2 पाई फेज डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसी तरीके से यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके हम रिलेशन निकाल सकते हैं पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में। तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां देखो, ये देखो ध्यान से, मैंने कहा कि अगर यहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो उसके लिए फेज डिफरेंस कितना था? 2 पाई, है कि नहीं? ठीक है, तो अगर आपका पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स का है, तो आपका फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, है कि नहीं? यहां पर सिंपल सा यूनिटरी मेथड लग रहा है कि अगर
आपका लैम्डा है पाथ डिफरेंस, तो वहां पर फेज डिफरेंस कितना होगा 2 पाई। वहीं अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना होगा, पहले आप इसको डिवाइड करेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका फेज डिफरेंस फॉर दिस पाथ डिफरेंस, है कि नहीं। तो हम इसको बोल देंगे फाई। तो ये देखो पाथ फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये रिलेशन हो गया बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। इज इट क्लियर? ठीक है, आप देखें यहां पर जो लिखा हुआ है फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। इज इट क्लियर? तो ये रिलेशन होता है बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। इज इट क्लियर? ठीक है, अपन एक एग्जांपल करके देखते हैं। मान लो कि किसी दो वेव में आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वहां पर अगर आपको निकालना हो फेज डिफरेंस तो आप क्या करेंगे, डेल्टा एक्स को क्या पुट करेंगे, लैम्डा बाय 2 पुट करो। जरा देखो, अगर आप डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा बाय 2 पुट करते हो, ठीक है, तो जरा पुट करो फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 2। तो यहां पर लैम्डा कैंसिल, 2 कैंसिल, फाई इज इक्वल टू कितना होगा, पाई। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको फेज डिफरेंस मालूम हो और पाथ डिफरेंस निकालना हो तो भी हम रिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। ठीक है कि नहीं है? चलें, तो ये रिलेशन सबको क्लियर हो गया। ठीक है, अब अपन ने इसके पहले क्या देखा था कि कंस्ट्रक्टिव के लिए या डिस्ट्रक्टिव के लिए आपका फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए। अब मैं वही बोलूंगा कि आपका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। तो उसके लिए ध्यान दें, आप लोग मेरी बात को सुनना ध्यान से। इधर देखो, पहले यहां देखो ध्यान से, ये रिलेशन तो है ही आपका। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखते हैं पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। तो आप बताओ, यहां से आप पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन निकाल सकते हो क्या? देखो, डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा को ऊपर इंटू करो, 2 पाई को नीचे करो, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5। ठीक है, तो यहां से मैंने पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन निकाल लिया, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5। ठीक है, अब देखो यहां पर फॉर कंस्ट्रक्टिव आप बताओ फेज डिफरेंस कितना होता है कंस्ट्रक्टिव के लिए, 2n पाई। तो यहां रख दो 2n पाई, तो उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5 कितना है, 2n पाई। ठीक है, तो यहां देखो 2 पाई कैंसिल, तो ये कितना हो गया, n लैम्डा, है कि नहीं। मतलब अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए आपको तो वहां पर दो वेव के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, n लैम्डा, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब 0 शुरू कर सकते हैं उस यहां पर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब अगर पाथ डिफरेंस 0 का हुआ तो भी कंस्ट्रक्टिव, 1 लैम्डा तो भी कंस्ट्रक्टिव, 2 लैम्डा तो भी कंस्ट्रक्टिव, है कि नहीं। ठीक है, चले अब हम यहां देखते हैं डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होना चाहिए पाथ डिफरेंस। तो देखो ध्यान से, यहां पर इधर देख लो, डिस्ट्रक्टिव के लिए देखिए ध्यान से, यहां पर क्या होगा, आप बताओ, डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू, ये फॉर्मूला क्या है, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5। ठीक है, अब देखो डिस्ट्रक्टिव के लिए आपका फेज डिफरेंस कितना था, 2n माइनस 1 इंटू पाई। ठीक है, पुट करो यहां पर लैम्डा अपॉन 2 पाई, ये कितना हो जाएगा, 2n माइनस 1 इंटू पाई। तो यहां पर पाई से पाई कैंसिल, तो यहां पर कितना आ रहा है, 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाय 2। ये हो जाएगा आपका पाथ डिफरेंस। इज इट क्लियर? ठीक है, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपका पाथ डिफरेंस इतना होना चाहिए।
ठीक है, यहां पर शुरू करोगे एन की वैल्यू 1 से, ठीक है, तो अगर n इक्वल टू 1 रखते हैं तो 2 माइनस 1 1 1 लैम्डा बाय 2 मतलब लैम्डा बाय 2, ठीक है, अगर यहां पर 2 पुट कर रहे हो तो यहां पर 3 लैम्डा बाय 2, ठीक है, 5 लैम्डा बाय 2, अगर ये पार्ट डिफरेंस होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हमने देख लिया मैथमेटिकल कंडीशन, ठीक है, फॉर डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें हमने फेज डिफरेंस भी देखा और पार्ट डिफरेंस भी देखा। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे यूज होगा जब हम पढ़ेंगे YDSC का फ्रिंज विड्थ या फ्रिंज के पोजीशंस निकालेंगे, तब इसकी जरूरत पड़ेगी अपन को। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये यहां पर वैसे फॉर्मूला मेंशन है, आप इसको नोट कर लें। इज इट क्लियर? चलें, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलें, अब अपन बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस इन इंटरफेरेंस, ठीक है, पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस इन इंटरफेरेंस मतलब हम लोग यहां पर बात करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंजेस बनती हैं स्क्रीन पे, उनके पोजीशंस को लेकर डिस्कशन करना है अपन को, ठीक है। तो आप यहां पर डायग्राम को ध्यान से देखें, ये देखो, ये है आपका 2 स्लिट, ये 2 स्लिट है जिसे बोला गया S1 एंड S2, ठीक है। ये है आपका स्क्रीन विच इज एट ए डिस्टेंस कैपिटल D फ्रॉम द स्लिट, क्लियर। इन दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल d है कि नहीं? ओके, तो स्क्रीन पर आपको इंटरफेरेंस फ्रिंजेस दिखेंगी, मतलब डार्क ब्राइट का ऑल्टरनेट फॉर्म में फ्रिंजेस ऑब्जर्व होंगी, ठीक है। तो किस पोजीशन पे डार्क होगा, किस पोजीशन पे ब्राइट होगा, वो डिपेंड करता है कि वहां पर जब लाइट पहुंची है तो उनके बीच में आपका पाथ डिफरेंस कितना है, ठीक है। अगर पाथ डिफरेंस आपका n लैम्डा है, ठीक है, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, है कि नहीं। वही अगर आपका पाथ डिफरेंस होगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, तो हम कहेंगे कि वहां पर क्या होगा? डार्क फ्रिंज होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर अपन को पोजीशन ढूंढने हैं डिफरेंट ब्राइट डार्क फ्रिंजेस के। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। ये देखो, ये आपका स्क्रीन है, ये आपका 2 स्लिट है। अब आप बताओ, ये जो स्क्रीन का सेंटर वाला पॉइंट है जिसे हम कह रहे हैं पॉइंट C, ठीक है, आप बताओ इस पॉइंट C पर यहां से लाइट और यहां से लाइट वेव एक साथ पहुंचेगी ना, ठीक है, क्योंकि यहां पर मैंने मीडियम एयर माना है और यहां पर देखो लाइट की स्पीड दोनों में सेम होगी और डिस्टेंस भी सेम है। तो इस पॉइंट C पर दोनों लाइट एक साथ पहुंचेगी, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? 0। तो अगर पाथ डिफरेंस 0 है, दैट मींस वहां पर क्या बनेगा? मैक्सिमा बनेगा, मतलब यहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी यहां पर। तो हमेशा याद रखना कि स्क्रीन के सेंटर पे क्या बनती है? हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनती है, जिसे कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमम, कहते हैं हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो ये होगा आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इज इट क्लियर? ठीक है, मतलब यहां पर मैं कह रहा हूं आपसे कि स्क्रीन के सेंटर पे हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। और क्यों बनती है ब्राइट फ्रिंज? क्योंकि उस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस दोनों स्लिट से जो लाइट आ रही है उनका जो पाथ डिफरेंस होता है वो 0 होता है, ठीक है, इसलिए वहां पर ब्राइट फ्रिंज बनती है। नाउ अब मेरी बात को सुनना, इस सेंटर के ऊपर और सेंटर के नीचे बनती है ऑल्टरनेटली डार्क ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ठीक है कि नहीं है। तो किस पोजीशन पे डार्क बनेगा, किस पोजीशन पे ब्राइट बनेगा, उसके लिए वहां पर उस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस देखना होता है, कितना वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमने एक रैंडम पॉइंट चूज किया है, पॉइंट P।
विच इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो देखते हैं इस पॉइंट P पर आपका पाथ डिफरेंस कितना एग्जिस्ट कर रहा है। आप देखो यहां पर ध्यान से, इस पॉइंट P पे ये वाली लाइट वेव और ये वाली लाइट वेव, दोनों के पाथ में डिफरेंस है ना, दोनों के डिस्टेंस में डिफरेंस है ना, मतलब पाथ का डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये पाथ डिफरेंस जनरल कितना होगा? तो एक काम करते हैं, मेरी बात को सुनो। एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, आप बताओ पाथ डिफरेंस कैसे निकाला जाए? तो वो हम कैसे निकालेंगे? S2P माइनस S1P। ठीक है, तो दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ, तो यहां पर पाथ डिफरेंस कितना होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप S2P का वैल्यू निकालना बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, S1P का वैल्यू निकालोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा पाथ डिफरेंस का वो ये मिलेगा, दैट इज x इंटू स्मॉल d बाय कैपिटल D। ये होगा आपका पाथ डिफरेंस एट दिस पॉइंट, जनरल पाथ डिफरेंस इतना एग्जिस्ट कर रहा है यहां पर, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर पाथ डिफरेंस कितना आएगा? x स्मॉल d बाय कैपिटल D। इज इट क्लियर? ठीक है, अब मेरी बात को सुनो। स्क्रीन पर पाथ डिफरेंस एक रैंडम पॉइंट पे कितना एग्जिस्ट कर रहा है? x इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। ठीक है, अब देखो, अगर ये पाथ डिफरेंस को हम इक्वेट करते हैं आपके कंस्ट्रक्टिव के पाथ डिफरेंस से, ठीक है, तो वहां पर जो अपन को पोजीशन मिलेगा वो किसका मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, मतलब ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन मिल जाएगा। और वही अगर मैं इस जनरल पाथ डिफरेंस को इक्वेट करूंगा किसके? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पाथ डिफरेंस के फॉर्मूले से, ठीक है, तो वहां से जो पोजीशंस मिलेंगे वो डार्क फ्रिंज के पोजीशन मिलेंगे ना, है कि नहीं? तो एक काम करते हैं, पहले निकालते हैं पोजीशंस फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। मतलब मैं क्या करने वाला हूं, इस जनरल पाथ डिफरेंस को मैं इक्वेट करूंगा पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंज, मतलब फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इज इट क्लियर? चलो अब करते हैं हम लोग यहां पर, तो इसको ध्यान रखना आप लोग, x स्मॉल d बाय कैपिटल D। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से देखें, मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर आप देखें फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, ये क्या है आपका? x स्मॉल d बाय कैपिटल D इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, मतलब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, देखो ध्यान से, जो जनरल पाथ डिफरेंस था xd बाय कैपिटल D, इसको मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पाथ डिफरेंस से रिलेट किया। ठीक है, इक्वेट किया, वो कितना होता है? n लैम्डा। ठीक है, तो यहां पर आप अगर x की वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा? n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। ठीक है, तो ये जो पोजीशन आया है x का, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का आया है कि नहीं? मतलब इन पोजीशंस पे क्या बनेंगी? ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी। आप देखो क्या क्या होंगी पोजीशंस, ध्यान देना, इधर देखना बेटा। ये देखो, पहला जो ब्राइट फ्रिंज है उसका पोजीशन, मतलब सेंट्रल के ऊपर जो पहला ब्राइट बनेगा उसका पोजीशन क्या होगा? तो x इक्वल टू पहला वाला, n की वैल्यू 1 पुट करो, लैम्डा d बाय d। ये हो गया आपका पहला ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन। ठीक है, सेंट्रल से। इज इट क्लियर? ओके, दूसरा वाला क्या होगा? इसको x1 मान लो। अब देखो दूसरा वाला x2, मतलब दूसरा ब्राइट फ्रिंज कहां पर बनेगा? कितने डिस्टेंस से बनेगा? दैट इज 2 लैम्डा d बाय d। मतलब यहां पर n की वैल्यू कितनी पुट करोगे आप? 2 पुट करोगे। ठीक है, अब बताओ तीसरा ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगा? x3 इक्वल टू 3 लैम्डा d बाय d, है कि नहीं? एंड सो ऑन। आपके यहां पर ब्राइट फ्रिंजेस के पोजीशंस
मिल जाएंगे आपको, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर आप देखो ध्यान से, ये आपका स्क्रीन था, यहां पर बन रहा था आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है? तो पहला इसके ऊपर ब्राइट फ्रिंज कितने बना? लैम्डा डी बाई डी पे, ठीक है? मान लो ये पोजीशन है आपका लैम्डा डी बाई डी, ये आपका एक्स है, x1 है, ठीक है? तो इसकी वैल्यू कितनी होगी लैम्डा डी बाई डी? तो यहां पर बन रहा है आपका पहला ब्राइट फ्रिंज, दूसरा कितने बनेगा? 2 लैम्डा डी बाई डी, मतलब यहां पर बनेगा, मान लो ये होगा आपका x2, है कि नहीं? और तीसरा ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगा? x3 पे, दैट इज 3 लैम्डा डी बाई डी, है ना? तो ये जो आपके आए हैं x1, x2, x3 एंड सो ऑन, ये पोजीशंस है ना आपके ब्राइट फ्रिंजेस के फ्रॉम द सेंटर, ठीक है? एंड सेम पैटर्न आपको सेंटर के नीचे भी मिलेगा, ठीक है? मतलब मैंने कहा कि आपका x1 डिस्टेंस ऊपर पहला ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है, तो उतना ही डिस्टेंस नीचे भी पहला ब्राइट फ्रिंज मिलेगा आपको, है कि नहीं? तो जितने दूरी पे ऊपर की तरफ होगा पहला ब्राइट, उतना ही दूरी पे नीचे की तरफ भी होगा पहला ब्राइट, ठीक है? तो अगर आपको ऊपर का पोजीशंस पता है तो सेम पोजीशंस नीचे की तरफ भी होते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका पोजीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। तो यहां पर मेंशन है आपका, वो देखो, लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी, 3 लैम्डा डी बाई डी एंड सो ऑन अप टू n लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, तो ये होता है आपका पोजीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, सिंपल हमने क्या किया, जनरल पार्ट डिफरेंस को इक्वेट कर दिया पार्ट डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वहां से जो पोजीशंस निकल के आई वो ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन निकल के आई हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें अब हम बात करते हैं पोजीशंस फॉर डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, और वहां से अपन कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें ध्यान देना, आप लोग नोट कर लो इसको। चलें अब आप ध्यान देना, फॉर डार्क फ्रिंजेस सुनो, हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से जो जनरल पार्ट डिफरेंस हमने निकाला था वो पॉइंट P पर, ठीक है, दैट इज x स्मॉल d बाय कैपिटल D, इसको मैं रिलेट करूंगा किससे, फॉर पार्ट डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, है कि नहीं? तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पार्ट डिफरेंस था, ठीक है, उससे मैं इक्वेट करूंगा जनरल पार्ट डिफरेंस को। तो ये देखो ध्यान से, ये होता है आपका पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट इज 2n-1 इंटू लैम्डा बाय 2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां से अगर हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, देखो ये d को ऊपर करो, स्मॉल d को नीचे करो, तो 2n-1 लैम्डा कैपिटल D बाय 2 स्मॉल d। ठीक है, तो ये पोजीशंस आ रही हैं किसकी, डार्क फ्रिंजेस की। ठीक है, अब बताओ पहला डार्क फ्रिंज कहां बनेगा, तो उसके लिए आप n की वैल्यू क्या डालोगे, 1 डालोगे। ठीक है, डालो, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1, 1 लैम्डा d बाई 2d, मतलब लैम्डा d बाई 2d। ये रहा आपका पहला डार्क फ्रिंज का पोजीशन, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो, अब दूसरा डार्क फ्रिंज का पोजीशन क्या है, तो वो क्या करोगे, कैसे निकालोगे, n की जगह 2 पुट कर लो, तो देखो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, 3 लैम्डा कैपिटल D बाई 2 स्मॉल d। ये रहा आपका दूसरा डार्क फ्रिंज का पोजीशन सेंटर से, है कि नहीं? फिर तीसरा डार्क फ्रिंज कितने पे आएगा, 5 लैम्डा D बाई 2d एंड सो ऑन, है कि नहीं? ठीक है, चलें, तो ये हो गए आपके पोजीशंस फॉर डार्क फ्रिंजेस। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, ठीक है? आप जरा बताओ, इसके पहले हमने क्या देखा था, जरा ये देखो, आप बताओ, यहीं पर देख लो, अगर मैं तुमसे बोलूं जो अपना ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन था वो क्या था, ठीक है, तो वो था आपका पहला लैम्डा d बाई डी, ठीक है, और दूसरा क्या था, 2 लैम्डा d बाई डी, तीसरा क्या था, 3 लैम्डा d बाई डी,
एंड सो ऑन। ये थे आपके पोजीशंस फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, है कि नहीं? ठीक है, अब बताओ सेंट्रल से पहला ब्राइट कितने बना? लैम्डा डी बाय डी। ये देखो ध्यान से, ये सेंट्रल है, यहां से पहला ब्राइट, ये पहला ब्राइट, इसको B1 मान लो, पहला ब्राइट कितने बना? लैम्डा डी बाय स्मॉल डी पे, ठीक है। और पहला डार्क कितने बना है? लैम्डा डी बाय 2D, है कि नहीं? तो अब बताओ, लैम्डा डी बाय डी पे आपका बना है पहला ब्राइट, ठीक है, और लैम्डा डी बाय 2D पे बना है पहला डार्क। इसका मतलब जो डार्क है वो सेंटर और पहले ब्राइट के बीच में है ना। यहां पर बना है आपका D1 पहला डार्क, विच इज इक्वल टू व्हाट? ये देखो डिस्टेंस कितना है, ये लैम्डा डी बाय 2D, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो दूसरा वाला ब्राइट कितने बना है? ये B2 है मान लो, तो दूसरा ब्राइट कितने बना है? 2 लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। ये देखो 2 लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। और दूसरा डार्क कहां है? दूसरा डार्क है 3 लैम्डा बाई 2D, मतलब 1.5 लैम्डा डी बाई डी ना, ठीक है। मतलब 1.5 लैम्डा डी बाई डी, मतलब इनके बीच में बनेगा ना आपका दूसरा डार्क, है कि नहीं? ठीक है, मतलब यहां से कुछ कंक्लूजन निकाल पा रहे हो क्या आप? यहां पर कंक्लूजन यह निकला कि जो आपके फ्रिंजेस बनेंगे ब्राइट डार्क वो ऑल्टरनेटली बनेंगे ना, ठीक है कि नहीं है? मतलब सेंट्रल पे क्या है? मैक्सिमम, मतलब ब्राइट, उसके बाद क्या है? डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, एंड सेम तरीके से नीचे भी होगा। इसके बाद क्या होगा? पहला डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां पर जब हमने पोजीशंस की वैल्यू देखी तो समझ में आया ना, ठीक है, कि यहां पर जो आपके डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी वो ऑल्टरनेटली बनेंगी, है कि नहीं? और जब एक्सपेरिमेंटल यहां पर इसका एक्सपेरिमेंट किया गया तो वहां पर भी ऑल्टरनेट फॉर्म में ही पैच दिखे आपके डार्क ब्राइट के, है कि नहीं? और वो चीज कैलकुलेशन से भी जस्टिफाई हो रही है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना इस वाले फॉर्मूले को कि किस पोजीशंस पे बनती है डार्क फ्रिंजेस और किस पोजीशन से बनती है ब्राइट फ्रिंजेस, उनका जनरल एक्सप्रेशन, है कि नहीं? ये जनरल एक्सप्रेशन किसका है? डार्क का। और उसके लिए क्या था? ब्राइट के लिए x इक्वल टू n लैम्डा डी बाय डी, ये था आपका ब्राइट के लिए, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मेट आप लोग को बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें तो अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखें, चलें अब हम बात करते हैं विड्थ ऑफ फ्रिंजेस की, ठीक है। मतलब जो भी ब्राइट या डार्क फ्रिंज बनती है स्क्रीन पर, उसके विड्थ की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मेरी बात को सुनना, पहली बात तो ये कि चाहे ब्राइट फ्रिंज हो या डार्क फ्रिंज हो, उन दोनों की विड्थ सेम होती है, ठीक है। और वो कितनी होती है? दैट इज लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ठीक है। इसका डेरिवेशन होता है, ठीक है, लेकिन अपन को यहां पर सिर्फ क्विकली रिवाइज करनी है, तो सिर्फ आप फॉर्मूले पे ध्यान दें, ठीक है। होता कैसे है, एक बात सुन लो बस आप लोग। मैंने कहा कि अगर मुझे डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालनी है, डार्क फ्रिंज की विड्थ, ठीक है, तो आपको पता है ना कि डार्क फ्रिंज के इधर भी होता है ब्राइट और इधर भी होगा ब्राइट। तो अगर आपने दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का सेपरेशन निकाला, ठीक है, तो वो हो जाएगा डार्क फ्रिंज का विड्थ, ठीक है। तो दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। वहीं
अगर आप निकालते हो दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच का सेपरेशन, तो वो होता है विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आप यहां पर जब कैलकुलेशन करेंगे तो विड्थ कितनी आएगी? लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। इज इट क्लियर? ठीक है, और सेम वैल्यू आती है चाहे डार्क की हो चाहे ब्राइट की हो। क्लियर है? नाउ अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। देखो क्या कहानी होती है कि जो हम लोग दो स्लिट लेते हैं, वहां से जो लाइट आती है, ठीक है, वो सेम वेवलेंथ की आती है। मतलब वो जो दो सोर्स ऑफ लाइट होते हैं स्लिट वाली, ठीक है, वो मोनोक्रोमैटिक होता है। मतलब सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट आती है, उनका इंटरफेरेंस होता है और फ्रिंजेस बनती हैं। ठीक है, तो क्योंकि आइडेंटिकल वेवलेंथ वाली लाइट का इंटरफेरेंस हो रहा है, इसीलिए जो फ्रिंजेस की विड्थ होती हैं वो सेम होती हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर मान लो वहां पर मैंने मोनोक्रोमैटिक की जगह व्हाइट लाइट का इस्तेमाल कर लिया, मतलब जो सोर्स ऑफ लाइट है वो व्हाइट लाइट है, ठीक है, अब व्हाइट लाइट है तो उसमें 7 कलर होंगे, है कि नहीं विबग्योर, और उन 7 कलर का वेवलेंथ अलग अलग होता है। ठीक है, तो उस केस में जो फ्रिंजेस बनती हैं, जो इंटरफेरेंस पैटर्न्स बनती हैं स्क्रीन पर, वो कलर्ड बनती हैं, है कि नहीं? कैसी बनती है? कलर्ड बनती हैं। ठीक है, जिसका जो सेंट्रल वाला पॉइंट होता है वो तो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद जो फ्रिंजेस बनती हैं, उन सारे फ्रिंजेस में विड्थ में फर्क आता है, क्योंकि देखो तुम यहां पर जो विड्थ ऑफ फ्रिंज है वो लैम्डा पे डिपेंड कर रही है। जो विड्थ ऑफ फ्रिंज है वो किस पे डिपेंड कर रही है? लैम्डा पे डिपेंड कर रही है। ये देखो, अगर लैम्डा वैरी करेगा तो आपका फ्रिंज विड्थ भी वैरी करेगा। तो आप बताओ, रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है? ज्यादा, वॉयलेट का कम। ठीक है, तो रेड कलर के लिए विड्थ ऑफ फ्रिंज क्या होगा? ज्यादा होगा, वॉयलेट के लिए कम होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो अगर यहां पर वेवलेंथ डिफर करती है तभी आपका फ्रिंज विड्थ डिफर करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट हुआ, मतलब सिंगल वेवलेंथ वाला अगर लाइट हुआ, तो उस केस में फ्रिंज विड्थ सभी ब्राइट फ्रिंज का सेम रहता है। इज इट क्लियर? ठीक है, और एक और बात सुनना ध्यान से। ठीक है, ये देखो बीच में बना सेंट्रल, ठीक है, वो ब्राइट फ्रिंज है, इसके बाद बनेगा डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। ठीक है, तो यहां पर जितने भी ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी ऑल्टरनेटली, ठीक है, सभी की इंटेंसिटी सेम होती है। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ ऑल दी ब्राइट फ्रिंजेस विल रिमेन सेम। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो अपन ने यहां पर लिखा भी हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इसको नोट कर लें, फिर हम बात करेंगे आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फ्रिंज शिफ्ट। अब सुनना ध्यान से, यहां पर फ्रिंज शिफ्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन 99% है कि बनता है सवाल। ठीक है, चलें ध्यान सुनना आप लोग यहां पर फ्रिंज शिफ्ट। ठीक है, जरा इस शब्दों पे ध्यान दो। फ्रिंज शिफ्ट मतलब स्क्रीन पे जो फ्रिंजेस बनती हैं वो शिफ्ट हो गई हैं, है कि नहीं? जैसे मैंने कहा कि सेंटर पे क्या है आपका? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, उसके बाद डार्क, उसके बाद ब्राइट, डार्क ब्राइट। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसा वहां पर अरेंजमेंट किया गया, ठीक है, जिससे हुआ क्या, जो सेंट्रल वाला ब्राइट फ्रिंज है वो थोड़ा ऊपर चला गया। तो सेंट्रल वाला ब्राइट अगर थोड़ा ऊपर चला गया, ठीक है, तो उसके ऊपर जो डार्क था वो भी शिफ्ट हो जाएगा, और उसके ऊपर जो ब्राइट था वो भी शिफ्ट हो जाएगा, है कि नहीं? मतलब यहां पर सारे फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिंज शिफ्ट। तो ऐसा होता क्यों है? ठीक है, तो मेरी बात को सुनना ध्यान से। ठीक है, इधर देखो, आपके पास दो स्लिट होते हैं, दो स्लिट, एक S1 और एक S2। ठीक है, दोनों से लाइट वेव आती है ऑफ सेम वेवलेंथ, क्योंकि वो कोहेरेंट सोर्स होती हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मैं किसी दो में से किसी एक स्लिट के ऊपर, एक स्लिट के ऊपर एक मैं शीट चिपका दूं,
ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला कि दो स्लिट में से किसी एक स्लिट को मैंने कवर कर दिया एक ट्रांसपेरेंट शीट से, ठीक है, ऑफ थिकनेस से टी, स्मॉल टी, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n, स्मॉल n, ठीक है कि नहीं है? मेरी बात को सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला, अगर आप दोनों स्लिट में से किसी एक स्लिट के ऊपर, ठीक है, आपने चिपका दिया एक शीट, ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट शीट है, मतलब लाइट निकलेगी उसमें से, ठीक है, उसकी थिकनेस क्या मान ली मैंने, स्मॉल टी, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लिया, स्मॉल n, तो मालूम होगा क्या? ठीक है, तुम ये देखो जरा खुद सोचो, जैसे ये डायग्राम है, यहां देखो ध्यान से, ये आपका S1, ये S2, जब यहां पर मैंने कोई मीडियम प्लेस नहीं किया था, ये कहानी थी, देखो यहां पर सेंटर पे क्या बन रहा है, ब्राइट, ये आपका ब्राइट फ्रिंज है कि नहीं? ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर जैसे ही आप यहां पर लाओगे एक मीडियम, मतलब आपने एक शीट चिपका दी वहां पर, ठीक है, किसी एक स्लिट पर मैंने यहां पर चिपका दी, है कि नहीं? ठीक है, इसका थिकनेस कितना है, स्मॉल टी, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल n मान लो। तो जैसे ही आप ये हरकत करोगे, ठीक है, तो यहां पर लाइट जैसे ही इस मीडियम में जाएगी थोड़ी डिले हो जाएगी, है कि नहीं? थोड़ी डिले हो जाएगी, मतलब यहां पर एक एक्स्ट्रा में पाथ डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तुम बताओ, अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक जो लाइट है और यहां से लेके यहां तक जो लाइट है, अब वो सेम टाइम पे नहीं पहुंचेगी, ठीक है कि नहीं है? मतलब इस पॉइंट पे अब आपका सेंट्रल मैक्सिमम नहीं बनेगा। देखो ये जो आपका सेंट्रल था वो ऊपर शिफ्ट हो गया है, देखो ऊपर शिफ्ट हो गया, ये है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पर अब दोनों का पाथ डिफरेंस 0 नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि इसको टाइम टेकन, इसका जो टाइम टेकन है, ठीक है, वो क्या होगा, ज्यादा होगा इसके टाइम टेकन से, तो यहां पर पाथ डिफरेंस 0 नहीं होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो अब क्या होगा कि जितने भी आपके फ्रिंजेस थे सब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस वहां पर क्रिएट हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एनी मीडियम द एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस एग्जिस्ट, है कि नहीं, जिसकी वजह से सारे फ्रिंजेस के पोजीशंस शिफ्ट हो जाते हैं, है कि नहीं? तो अपन को यही कैलकुलेट करना है कि कितने से शिफ्टिंग हो जाती है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। अगर आप S1 वाले पे वो मीडियम चिपकाते हो, वो शीट चिपकाते हो, तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी सारे फ्रिंजेस, है कि नहीं? अगर आप नीचे की तरफ अगर आप चिपकाते हो तो सारे फ्रिंजेस नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, है कि नहीं? ठीक है, चलें अब यहां पर देखते हैं कि फ्रिंज शिफ्ट कितने से हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहां पर कोई मटेरियल या कोई शीट ऑफ थिकनेस T एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इंसर्ट करते हो, पेस्ट करते हो अगर आप, ठीक है, तो मेरी बात को सुनना, यहां पर कुछ कैलकुलेशन है, देखिए ध्यान से। देखो तुम बताओ, जो जनरल पार्ट डिफरेंस का हमने एक्सप्रेशन देखा था वो क्या था? x स्मॉल d बाय कैपिटल D था। किसी पॉइंट पे जो आपका पार्ट डिफरेंस था जनरल, वो हमने देखा था ना कुछ देर पहले, दैट इज स्मॉल x इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, ठीक है, जिसको मैंने रिलेट किया था आपके कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के पार्ट डिफरेंस से, याद है आपको? ठीक है, चलो, तो ये आपका जनरल पार्ट डिफरेंस है कि नहीं? ओके, अब देखो यहां पर इस x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस, तो ये देखो क्या आएगा, x इक्वल टू पार्ट डिफरेंस इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ठीक है। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये क्या है? पोजीशन, x क्या है? पोजीशन है ना, सेंटर से, है कि नहीं? तो यहां देखो ध्यान से, सुनो, ये देखो, ये आपका सेंटर है मान लो, ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है x, ठीक है, ये पॉइंट P है,
है कि नहीं? तो ये जो x की वैल्यू है वो कितनी है? आपका पार्ट डिफरेंस इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये है यहां पर आपका, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, ये कब का केस है? जब दोनों स्लिट पे कोई भी किसी भी मटेरियल का पेस्टिंग नहीं हुआ है, ठीक है, तब का ये केस है। अब यहां पर हम किसी एक स्लिट में एक शीट चिपका रहे हैं, ठीक है, ऑफ थिकनेस स्मॉल टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, तो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा। भाई पहले से डेल्टा एक्स का पार्ट डिफरेंस है इस पॉइंट पे, है कि नहीं? अब शीट को चिपकाने से और एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो यहां पर एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो कितना होता है? दैट इज, मैं यहां पर लिखा हूं, देखो ये लिखा हुआ है, दैट इज n-1 इंटू टी। मतलब पेस्टिंग की वजह से जो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस क्रिएट होता है वो कितना होता है? n-1 इंटू टी, जिसमें n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और t क्या है? थिकनेस, है कि नहीं? ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, मतलब अब जो आपका नया पोजीशन आएगा पॉइंट P का, आप देखो पहले से इतना पार्ट डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, अब वो पेस्टिंग की वजह से और पार्ट डिफरेंस आ गया, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये x की वैल्यू भी बढ़ेगी, मतलब ये वाला जो पॉइंट P है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा मान लो, तो इसे हम P डैश मान लेते हैं, इसे हम P डैश मान लेते हैं, है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? अब पोजीशन क्या हो जाएगा? x डैश। इज इट क्लियर? तो आप देखो जो भी ये फ्रिंज का पोजीशन होगा वो शिफ्ट हो जाएगा ना ऊपर, है कि नहीं? क्योंकि एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो गया यहां पर। तो आप बताओ इस x डैश की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? इस डेल्टा x में वो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस ऐड कर दो, ठीक है, इनटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी है ही, तो ये न्यू पोजीशन आ गया ना आपका फ्रिंज का, ठीक है। अब बताओ अगर मुझे शिफ्ट निकालना है, कितने से शिफ्ट हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है मैं क्या करूंगा? x डैश में से x को माइनस करूंगा मैं, है कि नहीं? तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो दिस माइनस दिस करोगे तो कैपिटल डी बाय स्मॉल डी कॉमन आएगा, और दिस माइनस दिस करोगे डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका फ्रिंज शिफ्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको? यहां पर माइनस करोगे तो जो शिफ्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है वो चीज, दैट इज दिस वैल्यू, मतलब d बाई डी इंटू n-1 इंटू टी, है कि नहीं? जब आप इनको माइनस करोगे डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इंटू n-1 इंटू स्मॉल टी, ठीक है। तो इतने से आपका फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है। अब मैं इस फ्रिंज शिफ्ट को कन्वर्ट कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो तुम बताओ फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कितनी है? लैम्डा डी बाई डी, तो यहां से कैपिटल डी बाई स्मॉल डी की वैल्यू कितनी होगी? बीटा बाय लैम्डा। तो आप कैपिटल डी बाई स्मॉल डी को रिप्लेस करो बीटा बाय लैम्डा से, तो आपका फ्रिंज शिफ्ट कितना हो जाएगा? बीटा बाय लैम्डा इंटू n-1 इंटू टी, है कि नहीं? तो यह होता है एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज शिफ्ट, है कि नहीं? जब भी आप किसी एक स्लिट को किसी और मीडियम से कवर करते हो, ठीक है, ऑफ एनी थिकनेस, ऑफ एनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उस केस में जितने भी फ्रिंजेस बनी थी सब थोड़ी थोड़ी शिफ्ट हो जाएंगी। तो वो शिफ्ट कितने से होंगी उसके लिए एक्सप्रेशन ये है। आ रही है बात समझ में आपको यहां पर? ठीक है, चलें। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फ्रिंज शिफ्ट, ठीक है। चलो अब मेरी बात को सुनना। तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर फ्रिंजेस शिफ्ट हुई हैं तो क्या हर फ्रिंज की विड्थ भी चेंज होगी क्या? नहीं,
ठीक है, फ्रिंज विड्थ विल रिमेन सेम, क्योंकि देखो फ्रिंज विड्थ जो होता है वो होता है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। क्या फ्रिंज विड्थ पाथ डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं, वो वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट के बीच में डिपेंड कर रहा है, और विड्थ बिटवीन मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्लिट के बीच में डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो बीटा है वो पार्ट डिफरेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दैट्स वाई शिफ्टिंग की वजह से कभी भी उनके विड्थ में कोई चेंज नहीं आएगा। बस होगा क्या, देखो ये आपका सेंट्रल था, फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ही इंसर्ट करोगे ना किसी एक स्लिट पे, मान लो ऊपर वाले स्लिट पे आपने वहां पर पेस्टिंग कर दी, तो सारे बस ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, सारे शिफ्ट हो जाएंगे, है कि नहीं? फ्रिंज विड्थ पे कोई असर नहीं आता है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें, तो यहां पर अपना खत्म होता है आपका पूरा टॉपिक इंटरफेरेंस। इज इट क्लियर? ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पूरे चैप्टर वेव ऑप्टिक्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में अपन ने इंटरफेरेंस देखा, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आप पार्ट 2 में देखोगे डिफ्रैक्शन, एंड उसके बाद जो पार्ट 3 होगी उसमें आएगा आपका पोलराइजेशन। तो इन 3 पार्ट में हम इसको क्विकली रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अपना खत्म होता है ये टॉपिक। एंड बस मैं लास्ट में आपको ये बताऊं कि जैसा कि आप लोग को पता भी है कि मैग्नेट ब्रेन्स ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। मतलब मैग्नेट ब्रेन्स का एक हिंदी मीडियम चैनल भी है, ठीक है, जहां पर आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक फ्री ऑनलाइन वीडियोस मिलेंगी सारे सब्जेक्ट्स के हिंदी मीडियम में। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हो, ठीक है, उनको आप बताएं, जो आपके फ्रेंड्स हो हिंदी मीडियम में उनको बताएं ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल पाए। एंड लास्ट में बस मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, एंड जल्दी से आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इनका बेनिफिट ले पाएं। ठीक है, थैंक यू।